नमस्कार, मैं दिव्या सिंह शर्मा. We are welcoming you to NCPCR Pariksha Parv. We are at NCPCR office. New India Junction, NCPCR and Doordarshan has come together to bring to you Pariksha Parv sessions so that a little bit of anxiety and stress can be lessened for the viewers. आज हमारे साथ एक ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे एग्ज़ाम्स टॉप किए हैं, क्लियर किए हैं बचपन से अब तक कि इनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए ढेरों बातें हैं. वी हैव विद अस टुडे IPS Pramod Kumar Yadav. He was working as a teacher, then as a assistant commandant, then a district education officer, then he was in IRPS, and now he is stationed as SP of East City, Patna, Bihar. Welcome, sir. थैंक यू दिव्या जी. सर, मैंने तो काफ़ी कोशिश की आपकी अच्छी इंट्रोडक्शन देने की, बट जितना कहा जाए कम है, तो आप थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए कुछ अपने बारे में. सभी को नमस्कार. मैं प्रमोद कुमार यादव. मैं जौनपुर ज़िले के छोटे से गांव ग्राम धनेजा का रहने वाला हूं और मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने ग्राम से ही हुई है और उसके बाद हमने अपने ज़िले के स्कूल में ही 12th तक पढ़ाई की और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया. फिर वहाँ से PG करने के बाद अनवरत ढंग से जो दिव्या जी ने बताया मेरी करियर का धीरे धीरे ग्राफ आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे कई एग्ज़ाम के माध्यम से मैं आज इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ. वेलकम सर. सर, आपने जब पहला टॉप किया होगा तब आप कौन से कक्षा में होंगे? जी, मैं एक बात तो पहले बता दूं कि मैं थ्रू आउट सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हूं. जो गवर्नमेंट की सरकारी स्कूल हैं उसी से पढ़ा हूं. तो वहाँ जो पहली क्लास है वहाँ से ही मैं लगभग अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और जिसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था. और उसके बाद आगे जब अपने डिस्ट्रिक्ट स्कूल में गया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, तो आगे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वैसे वैसे हमें अपने लेवल को और बढ़ाना पड़ा और इसके माध्यम से आज जो भी हूँ आज मैं यहाँ पर. सर, आपने कहा आपकी स्कूलिंग जौनपुर यूपी से हुई थी शुरुआती दौर में और ग्रेजुएशन आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था. सर, गवर्नमेंट स्कूल में और एक जो अर्बन थोड़ी सिटी होती है, 2 टियर सिटी या मेट्रो सिटी में पढ़ाई में क्या फ़र्क आपने देखा होगा? दिव्या जी, मैं अगर कहना चाहूँ तो ये तो गैप अभी भी है क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं, जो खास करके ग्रामीण अंचलों में स्कूल हैं, उनमें अभी भी थोड़ा सा पढ़ाई का जो स्तर रहता है वो थोड़ा सा कम ही रहता है. अगर कंपेयर करें 2 टियर सिटीज़ और 3 टियर सिटीज़ या खास करके जो आजकल कॉन्वेंट स्कूल चले हैं, काफ़ी मतलब उसमें क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है और टीचर्स वगैरह भी लगभग हर सब्जेक्ट से मिल जाते हैं. तो कहीं ना कहीं गैप तो रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर कोई अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो जाहिर सी बात होती है कि बच्चा अच्छा करने की क्षमता अगर रखता है तो अच्छा करेगा. पर सर, आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने सारे पड़ाव आपके धीरे धीरे पार किए हैं. तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास शायद उतने फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि दूसरे बच्चों के पास होते हैं, उनके लिए आप एक कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे अपनी परिस्थितियों से उभर कर पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं वो लोग? दिव्या जी, मैं सभी बच्चों से बस यही कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आपने अगर ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है तो आप उसको कर ले जाएंगे. बशर्ते उसके लिए ये कुछ चीज़ें तय करनी होती हैं कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, उसके लिए रास्ते कौन से हैं और उन रास्तों में से आपको सबसे बेहतर रास्ता चूज़ करना पड़ेगा. और उसके लिए जाहिर सी बात है कि कोई भी काम जो भी होता है बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के नहीं होता है. तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आगे बढ़ें, सही चीज़ें अपनाएं और सही रास्ते के माध्यम से आप सक्सेस पा सकते हैं. सर, कुछ लाइव क्वेश्चंस आने लगे हैं. हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 चैनल्स पर लाइव है, NCPCR के सोशल मीडिया पे और
NI जंक्शन पे, न्यू इंडिया जंक्शन पे और दूरदर्शन पे। तो उनमें से कुछ लाइव क्वेश्चंस का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं सर। क्या परीक्षा के अंक हमारे जीवन की सफलता को परिभाषित करती हैं? और जब आप फेल होते हैं तो आपको पास होने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, परीक्षा के अंक, जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो ये परीक्षा के अंक ये शो करते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। तो परीक्षा के अंक हमेशा मायने रखते हैं, इसलिए कि खास करके आपने कितनी तैयारी की है और कितना आपने तैयारी में कमी छोड़ी है, ये भी परीक्षा के अंक ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ परीक्षा के अंकों को ही अगर पूरा महत्व दिया जाए तो ये बात गलत होगी, क्योंकि व्यक्ति का जीवन एक क्रमशः जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो हो सकता है कि सही समय पर उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, हो सकता है आगे उसको बेहतर गाइडेंस मिलता है तो अपने जीवन में और ज़्यादा बेहतर वो कर सकता है। और इसलिए परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप में कितनी लगन है, और हो सकता है कि आपका मार्गदर्शक कोई बेहतर मिल जाए तो आप उससे भी बढ़िया कर सकते हैं जीवन में। सर दूसरा सवाल ये आया है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? कोई प्रोसेस, कोई मेथड है आपके पास बच्चों की? देखिए दिव्या जी, अगर कहा जाए तो परीक्षा के लिए या कोई भी कार्य हो, उसके लिए कोई एक फिक्स्ड रणनीति कहते हैं कि सबके लिए एक समान नहीं हो सकती है, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग रहता है। हो सकता है कोई इंग्लिश माध्यम से स्कूल में हो, कोई हिंदी माध्यम से, कोई रूरल बैकग्राउंड में हो, कहीं बिजली अच्छी आ रही हो, कहीं उसको ट्यूशन और अदर फैसिलिटी बेहतर मिल रही हो। तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये रहता है कि जब भी हम अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बेहतर करने के लिए हम अगर बेहतर मार्गदर्शन और बेहतर अगर रास्ता चूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये हमेशा हेल्पफुल रहता है। सर जो बच्चे गोल सेट करते हैं 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की, हम आगे क्या करेंगे, उस हिसाब से प्लान करते हैं कि यहाँ एडमिशन चाहिए तो इतने मार्क्स चाहिए होंगे, और फिर कंपटीशन की तैयारियां भी करते हैं। आपने तो दोनों की है, तो ये दोनों के बीच में अक्सर हमें सवाल आते थे पिछले सेशंस में कि कंपटीशन की तैयारी करें या बोर्ड की तैयारी करें, करें तो क्या करें? दिव्या जी, आपकी बात एकदम सही है। ख़ास करके जो टीनेजर रहते हैं वो एक ऐसा समय रहता है, काफ़ी एक तरीके से उसमें द्वंद्व भरा पूरा रहता है बच्चों में। और ख़ास करके जो बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं, अगर उसका मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बोर्ड एग्ज़ाम के समय इतनी एंजाइटी होती है और इतनी तमाम तरीके की उलझनें रहती हैं। सबसे बड़ी उलझन तो यही रहती है कि हमारे माता पिता क्या सोचेंगे कि अगर हमारे साथ पढ़ने वाला दूसरा बच्चा अगर हमसे ज़्यादा नंबर पा गया, या तो फिर मैं फ़ेल हो गया तब क्या होगा। तो इसमें एक समस्या रहती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि बच्चे को सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए, और अगर उसने बेहतर तैयारी की है थ्रू आउट ईयर तो ही विल गेट सक्सेस एंड गुड मार्क्स आल्सो। और मे भी कई बार एग्ज़ाम में होता है कि क्वेश्चंस जो रहते हैं में जो आप बेहतर तैयारी किए हैं, जिस क्वेश्चंस की हो सकता है वो न आए या वो आ जाए, इस पर भी डिपेंड करता है कि 2-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर अच्छी तैयारी की है तो वो उन्हें अच्छी सक्सेस देंगे। और कोई भी बच्चा जो नंबर पाता है वो स्वयं समझता है कि उसने कितनी तैयारी की है और उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर मिले हैं कि नहीं। दूसरे के सिर्फ असेसमेंट के लिए, दूसरे के आकांक्षाओं पर उतरने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल के और निराशा के दौर में नहीं जाना चाहिए। और दिव्या जी, इसी से जुड़ा दूसरा आपका जो एक क्वेश्चन ये था कि आगे करियर के लिए खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के समय से ही हमें ये ऑप्ट करना पड़ता है कि हम मेडिकल बैकग्राउंड में जाना मेडिकल का करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर इंजीनियरिंग का करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, या लॉ क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या मैनी आजकल कई नए नए कोर्सेज आए हुए हैं और उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इसमें बच्चे का अगर खुद का इंटरेस्ट देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है कि अगर वो खुद के इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़े तो ये उसके लिए भी बेहतर होगा और उस क्षेत्र में वो बेहतर कर पाएगा। न कि सिर्फ अगर माता पिता चाहते हैं कि उसे हमें
इंजीनियर बनाना है, तो जबकि वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसको एक थोपना, फिर उसके लिए कहीं ना कहीं हमेशा वो अंदर एक उसके ये पीड़ा रहेगी कि वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। और दूसरे के जो एक तरीके से लक्ष्य थे, दूसरे के जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसके उतरने के चक्कर में वो अपना वो खुद का जो उसकी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी जो क्षमता होती है, उसको कहीं ना कहीं वह छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि बोर्ड एग्ज़ाम के समय ही ऑप्ट करना पड़ता है कि आपको करियर कौन सा चूज़ करना है। तो अगर उसको बच्चे को पहले से मार्गदर्शन मिला हुआ है, और ख़ास करके आज के दौर में यदि देखा जाए तो नेट और इंटरनेट की जो दुनिया है, इतना ज़्यादा बच्चों के लिए एक स्कोप बन के उभरा हुआ है कि पहले के समय में शायद ऐसे इतना स्कोप नहीं रहा हो कि वो डेली सर्च कर पाए कि कौन से क्षेत्र में किस क्षेत्र आगे करियर बेहतर है। और जाहिर सी बात है कि बीच में एक दौर आया था कि बीच में केवल इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बूम किया हुआ था, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कई सारे करियर हैं जिसके लिए बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। और उसमें इनके माता पिता को खास करके ध्यान देना चाहिए कि कभी भी बच्चों पर इतना प्रेशर न डालें कि जो अपनी वो उनकी नेचुरल क्षमता होती है उसको वो लॉस कर दें। सर, अभिभावकों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो सपने होते हैं, ये प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अपने बच्चों पर मत थोपिए। उसी के लिए उन्होंने एक परीक्षा पर्व भी आयोजन किया है कि हम बता पाएँ पेरेंट्स को कि जो बच्चा चाहता है वो होने दें। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को अगर पता हो कि शायद मेरे पिताजी ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, तो हमको अपने आप में ही शायद पिताजी फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि नहीं, मैं वो नहीं कर पाया जो पेरेंट्स चाहते थे। ये भी एक हो जाता है। दिव्या जी, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये एक कन्फ्यूजन का दौर होता है, ख़ास करके जो 10th और 12th का जो एग्ज़ाम रहता है। और इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो द्वारा शुरू किया गया यह एक अभियान है, इसको मैं बहुत ही मतलब इसका एक तरीके से धन्यवाद भी देना चाहूँगा सारे बच्चों की तरफ से। भारत के जो सारे बच्चे हैं जो खास करके एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर झेलते हैं, जो एक नया अभियान चालू किया गया। और इसमें यदि देखा जाए तो उनकी एक माननीय प्रधानमंत्री जी की लिखी हुई पुस्तक है और एग्ज़ाम वॉरियर्स, और जिसमें बच्चों को गाइड करने के लिए और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे क्या दिक्कतें रहती हैं, वो अगर उन दिक्कतों को इस बुक्स में देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से एक तरीके से इसमें लिखा गया है और दिया गया है। और यदि इस बुक्स को देखें हम, जो एग्ज़ाम वॉरियर्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बुक्स में न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए जो है काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, जो न सिर्फ बच्चों के लिए उपयोगी हैं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं कि उनके बच्चे कैसे बिना किसी दबाव के बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। सर, आपने सही कहा कि इस बुक्स में अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए भी अलग से चैप्टर हैं। और परीक्षा को पर्व से मनाने के लिए प्रधानमंत्री जो कर सकते हैं और हम लोग जो कर सकते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। होप आपके ये काम आए। सर, आपने आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, जी जी, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे हमको? जी देखिए दिव्या जी, फेवरेट सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है तो स्कूलिंग के विभिन्न दौर में जो है अलग अलग सब्जेक्ट कई बार फेवरेट रहते हैं। जैसे बचपन में रहता है कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी यही दबाव दिया जाता है कि मैथ ज़्यादा अच्छे से करो। अगर मैथ अच्छी है तो करियर में आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करके प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको मैथ बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस था कि शुरुआत में मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था। और उसके बाद जब 10th और 12th का समय था तो उस समय अलग अलग बच्चों को अपना अलग अलग रहता है, तो मुझे उस समय फिज़िक्स का सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता था और उसमें अच्छे मार्क्स भी मेरे रहे अन्य अपने सब्जेक्ट की तुलना में। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का समय आया, फिर जैसे मुझे यूपीएससी की तैयारी में करने लगा तो इस समय मेरा अलग सब्जेक्ट चूज़ करने का एक रहा। तो अब मैंने वह सब्जेक्ट चूज़ किया जो कि मुझे यूपीएससी में भी थोड़ा सा हेल्प कर सके। तो इसलिए जो है अलग अलग समय में अलग अलग सब्जेक्ट्स हर किसी के अपने पसंदीदा होते हैं। ये अच्छा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, आपका जो रुचि है वो भी बदलते गया। सर, एक और लाइव क्वेश्चन आया है
सर, परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव से आप अपने छात्र जीवन में कैसे निपटते थे? विवेक शर्मा वाराणसी से पूछ रहे हैं। विवेक जी, परीक्षा के समय जो भी तनाव होते हैं, ये मैं पहले भी बोला कि परीक्षा पहले एंजाइटी होती है और नेचुरल सा होता है, और अगर दबाव न आए एकदम तो ये भी माना जाता है कि शायद आप परीक्षा के प्रति सीरियस नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्ज़ाम के समय जो प्रेशर है उससे निपटने के लिए देखिए अलग अलग व्यक्ति के अपने अलग अलग एक वो रास्ता अख्तियार करता है कि हमें मतलब कैसे इससे ईज आउट होना है। तो कई बार जो थोड़े बच्चे अगर बड़े हैं अगर समझते हैं तो उनके लिए आजकल मेडिटेशन भी चला है कि वो थोड़ा देर पढ़ाई की करने के बाद 2-3 घंटे कर लिए तो उसके बाद बीच में वो थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, और मॉर्निंग टाइम में अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा मतलब रास्ता है जिसके माध्यम से आपको जो है आपका दिमाग एक काफ़ी शांत तरीके से जो है आपकी सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करता है। और लेकिन अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम के समय टीनेजर बच्चों को देखा जाए तो उस समय मेडिटेशन से ज़्यादा चीज़ें अलग अलग डिपेंड करती हैं। कोई चीज़ आजकल के बच्चे जैसे वीडियो गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, या कोई इंडोर गेम्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, या हो सकता है कुछ लोग सॉन्ग्स लाइक करते हों तो वो सॉन्ग्स अपना सुन सकते हैं। तो जिस चीज़ से आपको ये लगता है कि कुछ समय के लिए आपको रिलैक्स फील हो रहा है तो वो चीज़ करिए। ये नहीं कि मैं प्रमोद क्या कह रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, आपको खुद ये तय करना पड़ेगा कि आपको जो है किस चीज़ को करने से बीच में आप जब तैयारी करते हैं तो आपको एक तरीके से राहत महसूस हो, आप दबाव रहित होकर अपने एग्ज़ाम में जाएं जिससे वहाँ पर बेहतर कर सकें। ये आपको रास्ता खुद अख्तियार करना पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया कि इंडोर गेम्स या विभिन्न तरीके की हो सकता है, म्यूज़िक हो कुछ समय के लिए, या वीडियो गेम्स हो, या तो अन्य कोई आपका जो कहते हैं कि हॉबी होती है, तो अगर हॉबी अपने कोई ऑप्ट की हो अपनी, तो उस हॉबी को बीच बीच में आप अपना करके अपने को जो है रिफ़्रेश कर सकते हैं और अच्छा आपको दबाव मुक्त हो सकते हैं इससे। बहुत अच्छा सुझाव दिया सर आपने। सर, अब लास्ट 2 साल में कोरोना के कारण बच्चों के साथ बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। कभी ऑनलाइन परीक्षा, कभी ऑफलाइन परीक्षा, कभी ऑनलाइन पढ़ाई, कभी ऑफलाइन पढ़ाई। लेकिन ज़्यादा करके अभी 2 साल बाद ही सारे स्कूल्स खुले हैं। 10th 12th वाले फिर भी गए होंगे, दूसरे जो बच्चे हैं। जी। तो ऐसे टाइम में जो कोरोना कालखंड में गांव देहात आदि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए माहौल बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरा देखिए यही एक सुझाव खास करके ग्रामीण अंचल के बच्चों को रहेगा कि उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 2 साल का जो कोविड पीरियड था उसमें मोस्टली स्कूल बंद रहे, चाहे वो ग्रामीण अंचलों के रहे चाहे शहरी अंचलों, क्योंकि कोरोना थ्रू आउट वर्ल्ड प्रभावित किया हुआ था। तो उसमें ग्रामीण अंचल के भी स्कूल और शहरी क्षेत्र के सभी स्कूल बंद हुए थे। तो उसके दौरान एक ऑनलाइन जो एक नया मतलब पैटर्न चालू हुआ और ऑनलाइन क्लासेस का एक नया दौर शुरू हुआ। तो इसमें तो खास करके जो शहरी और जो आर्थिक रूप से सक्षम बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने उनके लिए नई मोबाइल ला के दे दी, या नया टैब दे दिया, या नया लैपटॉप दे दिया, और इंटरनेट की उनको फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। तमाम चीज़ें मतलब उनके लिए बेहतर हो रही। लेकिन जो ग्रामीण अंचलों के या हो सकता है शहरी अंचलों में भी कुछ भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं जिनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो थोड़ा उनको प्रयास तो करना पड़ेगा, और बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अगर वो स्वयं कम से कम अपना सिलेबस समझें कि हमारा सिलेबस क्या है, उससे रिलेटेड वो अपनी बुक्स अपना तय करें। और जो टीचर्स हैं उनके जो टीचर्स हैं यही आपको जो है सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तो शिक्षकों को आप अपना उनसे गाइडेंस लीजिए। बेहतर मार्गदर्शन अगर शिक्षक आपके अवेलेबल आपको प्रोवाइड करते हैं तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो एक गैप ऑनलाइन स्कूलों और ऑनलाइन फैसिलिटी का जो एक है उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की, और सरकारी स्कूलों में भी हमने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस में जो सरकारी हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बच्चे उनसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो किसी भी तरीके से जो है अपने बेसिक जो एक नीड्स है उनकी शिक्षा उससे वंचित ना हो पाएँ। और इसमें काफ़ी जो है
चीज़ें बेहतर रही हैं और इसलिए बच्चे काफ़ी अच्छा कर पाए। कोविड के बावजूद भी सभी बच्चों ने अच्छा किया है और आगे भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि बच्चे अगर बेहतर अपना खुद मेहनत करते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं तो वो अच्छा करेंगे। सही कहा आपने। कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, अब हम उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। सर, एक और लाइव क्वेश्चन है। सृष्टि गुना मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, सर मैं 11वीं क्लास में हूँ और मैं आपकी तरह आईपीएस बनना चाहती हूँ, इसके लिए क्या किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या नाम? सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि, आप मध्य प्रदेश के दूर अंचल से आपने जो है मैसेज किया है और मैं आपको बस ये सजेशन देना चाहूँगा कि अभी आप 11वीं में पढ़ रही हैं, तो अब मुझे ये नहीं पता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं कि आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आप क्या मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से हैं कि बायोलॉजी, अपने जो भी आप कर रहे हो अपना 12th कंप्लीट करें और उसके बाद ग्रेजुएशन आपको जो भी करना हो, इंजीनियरिंग करना हो या आपको मेडिकल लाइन में जाना हो या आप लॉ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो अपना उसको कंप्लीट करिए। और लेकिन इसके साथ साथ देखिए आजकल ज़रूरी नहीं कि ठीक है, आपका अगर आपने तय किया है कि मुझे आईपीएस बनना है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से अपना आप बोर्ड के एग्ज़ाम पहले कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ आपका जो एक जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें सारे सब्जेक्ट का एक इंटीग्रेटेड एक सिलेबस है, जिसमें आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सारे सब्जेक्ट का एक समावेश रहता है। तो इसमें आपको समग्र रूप से सारे सब्जेक्ट का एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए आजकल आप ऑनलाइन फैसिलिटी भी है और आप इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो पहले आप अपना 12th कंप्लीट करें और ग्रेजुएशन जो भी आप जिस माध्यम से और जिस भी क्षेत्र में करना चाहें उसको कंप्लीट करें और करने के बाद आप बेहतर होगा कि इन सब सिविल सर्विस की तैयारी करने से पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, जो सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और वहाँ से अच्छी तैयारी करने के बाद आप फिर अपना यूपीएससी का आप सिलेबस देखिए, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ख़ास करके आपको प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस है उसको आप अगर उसका ठीक से जो है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। जब आप क्वेश्चंस के एक बार पैटर्न को समझेंगी तो फिर अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हम क्रूड रूप में सारी चीज़ें पढ़ते जाएं और पता चला फिर एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद वही हो कि हमने पढ़ा तो सब था लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आया नहीं और मैंने बेहतर नहीं किया। तो आपको एक बार क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे और अपने को उसमें देखना पड़ेगा कि हमने उस अनुसार मैं तैयारी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसका प्रयोग करिए और बेस्ट विशेष आपको कि आपका जो उद्देश्य आपने अपना एम तय किया है उसको प्राप्त करें। सर, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो काफ़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह लोग यूट्यूब में देखते हैं और कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो ट्यूशन के सर्स ने, टीचर्स ने अपलोड किए हुए हैं, पर ऐसे में हो सकता है उनको पता ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे चुने कैसे कि सही जानकारी मिल रही है नहीं, क्योंकि इंटरनेट में दो प्रोज कॉन्स दोनों हैं, अच्छा भी अवेलेबल है, गलत भी अवेलेबल है। हाँ दिव्या जी, मैंने बोला पहले ही कि आप क्रूड रूप में सारी चीज़ों को अब आप सोचें कि पढ़ ले और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न कोचिंग हैं, विभिन्न अलग अलग संस्थान हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रखी हैं और ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी जो है नोट्स आपके काम आ जाएं और आपकी सफलता में वो सहायक ही हों, लेकिन आप एक चीज़ ये है कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, आप सिलेबस को पहले थॉरली उसको अच्छे से देखिए, 2 बार 4 बार 10 बार अच्छे से समझिए। उसके बाद खास करके एनसीईआरटी की बुक्स जो कहते हैं कि हमेशा वो मददगार होती हैं और हर एग्ज़ाम के लिए बढ़िया रहती हैं, तो आप उनसे आप पढ़िए
और उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि गलत। जो नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ टीचर बहुत लगन से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर तो ऐसे भी हैं कि जो हो सकता है किसी बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं भी हों या हो भी सकते हैं। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, आप जो पढ़ रहे हैं, जो किसी के द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसको आप एक बार अपने सिलेबस के अनुसार देखिए, और पिछले जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं 5 साल 10 साल के, आप क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखिए। आपको बहुत सारी क्लैरिटी वैसे भी हो जाएगी कि ये नोट्स हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य से और सतर्कता से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, जो आपको सक्सेस कम समय में दे सकती है। और आपने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया है, ऐसे जिन्होंने टॉप किया है, जो आईपीएस आईएएस वगैरह हैं, उनसे सीखने से सबसे ज़्यादा अच्छी सीख मिलती है। जैसे कि आप कह रहे थे, काश हमारे टाइम पे भी ऐसे कोई सिखाने वाले होते तो हमने भी हिम्मत करी होती बड़े बड़े एग्ज़ाम देने की। दिव्या जी, मेरा तो यही कहना है कि कोई भी जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती है। आपको हर किसी का अपना इंटरेस्ट रहता है। कोई प्राइवेट फील्ड में बहुत बढ़िया करता है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा है। तो जैसे हम लोगों का जो मेरा जो सोशल बैकग्राउंड है, तो उस क्षेत्र में ये है कि सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है। सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट क्षेत्र में हो सकता है आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जो बहुत एजुकेटेड सोसाइटी हो, तो वो तो हो सकता है आपको जो है बोले कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। बट हो सकता है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब प्राइवेट जॉब का हो सकता है उनको पता भी नहीं हो कुछ जॉब के जो वो डिजिग्नेशन है या जो पद है वो कितना महत्व रखता है और क्या है। लेकिन सरकारी नौकरियों को बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मेरे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका जो है एक इम्पोर्टेंस है, और इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग महत्व की चीज़ें होती हैं। आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर होता है एक सरकारी नौकरी के लिए, जो ट्रस्ट होता है कि भाई हम अच्छे से नौकरी करेंगे, अपना काम करेंगे और कहीं हमारा जॉब नहीं जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। प्राइवेट नौकरी में लोगों को डर रहता है कि पता नहीं कल को कंपनी बंद हो जाए या क्या हो जाए। दिव्या जी, आपको ये आप अगर देखें तो खास करके जो 2008 की जो एक मंदी आई थी वैश्विक लेवल पे, उस समय प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। और उस समय क्या, यदि हम कोविड का समय ही देखें तो जो 2 साल का कोविड का समय ही था, इस समय ही बहुत सारी कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी वजह से अगर हम बाहर नहीं केवल अपने देश में ही देखें तो अगर मुंबई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों के जो भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पे प्राइवेट क्षेत्र के चाहे बड़े जो रोज़गार करने वाले लोग थे या तो जो लेबर क्लास के भी लोग थे, उनको भी बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ऑब्वियस है कि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी में रहती है, कि सरकारी नौकरी एक बार मिल जाती है और आप अपना एक अच्छा कार्य कंटिन्यू करते रहते हैं। तो जो सरकार के नियम और कानून हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जो हर सर्विस का अपना एक रूल्स है, उसके अनुसार अगर आप बेहतर करते हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाती है। ये चीज़ आपको जो है एक सरकारी नौकरी में मिलती है, जो प्राइवेट जॉब्स में हो सकता है कि नहीं मिले। स्टेबिलिटी। सर, एक और प्रश्न आया है। सर, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी परीक्षा से एक दिन पहले हम जो चिंता महसूस करते हैं उसका सामना कैसे करें? रमा कुमारी लखनऊ से पूछ रही हैं। देखिए, हर किसी को होता है। रमा जी, आप लखनऊ से आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं इसके बारे में बताऊं, अगर चाहे मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम में जाते हों, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी कंपटीशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, तो हर किसी को ये लगता है कि वो बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले हर किसी को इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसको लगता है कि शायद मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, ये चीज़ पढ़ा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये चीज़ बेहतर आता है, ये कम आता है, पता चला कम जो जिस क्षेत्र में मुझे कम कॉन्फिडेंस है उस क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाएं तो मैं क्या करूँगी। लेकिन आपने भी इसके पहले बोर्ड के एग्ज़ाम भले ने दिया, उसके पहले भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, आपको खुद को अगर अपना एक्सपीरियंस आप महसूस करें तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो दबाव कितना भी रहे, प्रेशर कितना भी आए, लगता है कि हमें भूल गया है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं
तो फिर अगर हमने पढ़ा है अच्छे से तो हमारी पेन अच्छी तेज़ गति से चलती है और हम पेपर अपने ससमय और अच्छी क्वालिटी आंसर के साथ कंप्लीट करते हैं। और मेरा भी यही अपना एक्सपीरियंस रहा है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत बार एंजाइटी होती थी। हो सकता था कई बार एग्ज़ाम्स के पहले नॉर्मली होता है कि लोगों को कई बार पेट दर्द देने लगता है या प्रेशर के कारण उनको लगता है कि उनके जो है पसीने आ रहे हैं और तमाम दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो डरने की एकदम कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब भी कोई दबाव महसूस होता है एग्ज़ाम से पहले तो आपके जो वेल विशर हैं, जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनसे बात करिए। और अपने गुड फ्रेंड्स जो आपके हैं उनसे, अपने जो आपके सर्किल में गुड फ्रेंड्स हों जो हमेशा आपको जो है उत्साहित करते रहते हो, तो अगर आपको बहुत दबाव है, निराशा है, तो उस समय उनसे बात करिए। वे आपके सबसे बड़े सहायक होते हैं। और मेरे भी समय में भी मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे मित्र हैं जिन्होंने समय समय पर, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या अदर जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम मैंने दिए, तो होता था, मेरे साथ भी होता था। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमने इतना अच्छा पढ़ा है तो इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं और तुम बेहतर करोगे, ये कॉन्फिडेंस रखो। तो आपको भी मेरी यही एक सलाह रहेगी कि आप बेहतर अपना अच्छे से पढ़िए। साल भर का जो एक करिकुलम होता है और जो कोर्स होता है अपना सब्जेक्ट का, उसको अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में आप लिखते रहिए, एक छोटे नोट्स भी बनाते रहिए। और एग्ज़ाम से पहले ख़ास करके जो 2-4 दिन का समय रहता है, उसमें जो आपके बहुत छोटे छोटे नोट्स जो आप बनाए रहते हैं, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं और एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। सर, आपने कहा जैसे कि ये सारी चीज़ें कॉमन है, सबको महसूस होती हैं। आपके जीवन का कोई एक ऐसा वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपके साथ भी ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस हुआ था? देखिए, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम में प्रेशर आता था। और मैं भी कोई अलग दुनिया का आदमी नहीं हूँ, मुझे भी आया प्रेशर। और अगर मैं अपना छोटा सा एग्जांपल दूँ, जब मैं बोर्ड का एग्ज़ाम 10th का दे रहा था, साइंस का पेपर था, तो साइंस के पेपर के दिन और गर्मी के समय था, तो जाहिर सी बात है कि एक तो दबाव भी अपने ऊपर था कि साइंस के पेपर है तो थोड़ा अच्छे से करना है। और इस क्रम में जब मैं अपना जब एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचा तो शुरुआत से ही काफ़ी प्रेशर ले रखा था। तो पेपर जैसे चालू हुए तो उसी बीच में मुझे थोड़ा सा एंजाइटी या जो भी है दबाव की वजह से मेरा पेट दर्द करने लगा। तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा और फिर मेडिसिन वगैरह ली, तो इसमें मेरे 30-35 मिनट्स लॉस हुए। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करूं तो शेयर करने का एक ही मेरा मकसद ये है कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो मैंने दबाव लिया एक्स्ट्रा, उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा और मेरे 30-35 मिनट्स लॉस हुए, जिसकी वजह से एक मेरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंप्लीट मैंने नहीं कर पाया। तो इसलिए आप लोगों को भी मेरा यही सजेशन है। बाद में मुझे लगा कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान था, क्वेश्चन तो मुझे सारे आते थे, फिर मैं अननेसेसरी अपना दबाव लेकर फिर अपना एक क्वेश्चन का लॉस किया। और तो इसलिए आप लोगों को बेहतर करने के लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा पढ़िए और एग्ज़ाम के समय जाके जब आप अच्छा पढ़े रहते हैं तो आपकी पेन ऐसे ही स्मूथली चलती है। थैंक यू प्रमोद जी, आपने हमारे से जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया उससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि ये कॉमन चीज़ है और जब आपके साथ हो सकती है और आप इतने आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, तो कोई भी किसी भी चीज़ से उभर सकता है। और इनकी सीख से आप सीख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन से दूर रहें, जो आता है उस पर फोकस करें। जी हाँ जी। सर, एक और प्रश्न आया है। एक परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी को याद करने की आवश्यकता होती है, इसे आसानी से कैसे याद रखा जाए? रघु मिश्रा शिमला से पूछ रहे हैं। प्लीज रिपीट। एक परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी को याद करने की आवश्यकता होती है, जी, तो इसे आसानी से कैसे याद रखा जाए? रघु मिश्रा जी पूछ रहे हैं शिमला से। रघु जी, देखिए, परीक्षा में मैं पहले भी बताया कि एक अपना करिकुलम होता है, एक पूरा एक हर सब्जेक्ट के विभिन्न टॉपिक्स जो भी होते हैं वो आपको पहले ही पता रहते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरा साल भर का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो क्या क्या है। तो जो आपके एग्ज़ाम में
जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी में से आते हैं, वो उससे बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये रहता है, हालांकि उसमें भी उसका एक सिलेबस डिफाइंड रहता है, सिलेबस से ही मे बी इतर क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड ज़रूर रहते हैं। तो वो एक तरीके से वो एबिलिटी भी चेक करते हैं, और कि लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम में कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितना कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो हर एग्ज़ाम से पहले आपको जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहता है तो उसके लिए बहुत सारे डेटा याद करने पड़ते हैं। बहुत सारे डेटा में देखा जाए, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं तो उसमें हो सकता है वेरियस जो ऑथर हैं, राइटर हैं, या कुछ जो दार्शनिक वगैरह होते हैं, या शिक्षाविद रहते हैं, या वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं, या ऐसे विभिन्न प्रकार के डेटा आपको जो है याद करने पड़ते हैं। तो वो तो एक ज्ञान का अथाह सागर की तरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये आप एक ही चीज़ समझिए कि ये सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ना है, ये सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो जो भी सिलेबस बनाए जाते हैं वो एक एक्सपर्ट कमेटी रहती है जो सिलेबस जो क्वेश्चन बनाती है। तो वो उसका एक जब सिलेबस बनता है तो वो एक देखा जाता है कि इस एज ग्रुप के या इस क्लास ग्रुप के बच्चे कितना कर सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं या सिलेबस तय किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि बच्चे 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको जो है ग्रेजुएशन लेवल का उनको सिलेबस दे दिया जाए और पेपर सेट कर दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको तैयारी करनी है, मैंने पहले भी बोला कि जब आप पढ़ते रहें तो आप एक तो आपकी जो स्कूल्स की डेली जो है नोटबुक रहती है उसमें जो आप लिखते हैं वो तो ठीक है। इसके साथ अगर थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक नोटबुक अलग से रखिए, जो कुछ 60 नोट्स वगैरह टाइप के रहते हैं, आपको कुछ उसकी हेडिंग्स लिखनी पड़े तो वो अपना साथ साथ लिखते जाइए। एग्ज़ाम से पहले आप हो सकता है एक दो दिन पहले जो है सारे सिलेबस को आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो शॉर्ट नोट्स रहती हैं अगर उसको एक बार रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप बेहतर हमेशा करेंगे और वो हमेशा आपके लिए मददगार रहेगा। और कुछ डेटा आपने बताया कि चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो आप जब भी अपने डेली की लाइफ में आप जो भी चीज़ें करते हैं, तो अगर आपने कोई गोल सेट किया है कि हमें ये बनना है या ये करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपनी जो है थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग आपको अपने को तैयार रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको जो है हायर स्टडीज़ में जाना है या गवर्नमेंट की अच्छी जॉब में जानी है तो आप स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या अदर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर करिए। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो उनका सिलेबस है, जो चीज़ें हैं वो आपको जो है डेली की आपकी दिनचर्या में जो है जो भी आप पढ़ने के लिए समय निकालते हैं उसको शामिल करिए, उसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए। इससे आप हमेशा बेहतर करेंगे। और मेरे ख्याल से रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद रहने लग जाएगा, और किसी और को सिखाने से भी शायद याद हो जाती है चीज़ें। और जैसे आप अगर इसको हम एक टर्म दे तो ग्रुप डिस्कशन इसको बोलते हैं। तो कई बार आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, अगर जो पढ़ने में जो आपके लाइक माइंडेड जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आप बीच बीच में जिनके साथ कभी कभी डिस्कशन करते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग के दिमाग में यही रहता है कि नहीं मैं ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ के जो है अच्छे से रट के बैठ जाऊँ तो दूसरे को न बताऊँ। तो मे बी अगर आपकी इतनी अच्छी क्षमता है तो दैट्स गुड, अदरवाइज़ आपको ग्रुप डिस्कशन और अच्छे फ्रेंड्स से आप अगर बीच बीच में आपने जो पढ़ा उस पर अगर आप डिस्कशन करते रहते हैं तो वो जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से आपका एक कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो एवर मतलब आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ भी जाती हैं। खास करके अगर हम अपने शिक्षकों का एग्जांपल ले लें तो शिक्षक सारी चीज़ें जो बुक्स की रहती हैं वो क्लास में खड़े होकर हमें सारी चीज़ें ओरली ऐसे ही बता देते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो हमें डेली पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ों को एक बार पढ़े रहते हैं, तो डेली हमें जब पढ़ाते हैं एक तरीके से तो उन्हें अच्छे से याद हो जाती हैं। वही हमारे ग्रुप डिस्कशन में होता है, अच्छे फ्रेंड के साथ डिस्कशन से होता है कि जब हम आपस में वो चर्चा करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। तो किसी और की मदद करने से आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। श्योर। सर, नया सवाल आया है। परीक्षा में फेल होने के डर से नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना से
को कैसे नियंत्रित करें? क्या नाम है इनका? ये प्रश्न उन्होंने नाम के बिना बोला है। ठीक है, तो जिसने भी ये प्रश्न किया है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो अपने लिए करते हैं। जब अपने लिए करते हैं तो हमारे समाज के लिए होता है, और हमारे समाज के साथ साथ वो हमारे देश के लिए, यानी पूरी एक सोसाइटी के लिए जो है वो काम होता है। तो कोई भी काम जो हम शुरू करते हैं तो हम ये नहीं सोच के करते हैं कि हम उसके लिए कर रहे हैं, वह हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम अपने लिए करते हैं, हमारी क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, ये हम अपने से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। किसी की दूसरी की आलोचनाओं पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, यानी हम अपनी पढ़ाई में अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो यदि दूसरे की आप परवाह कर रहे हैं कि वो आपकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचेगा, तो आप अपने को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप अपना तय कर लीजिए। हो सकता है पीछे बोलने वाले आपके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके अगल बगल के, खास करके जो पेरेंट्स में होता है कि पड़ोसी का बच्चा इस सब्जेक्ट में बढ़िया पा गया, पड़ोसी का बच्चा इसमें बढ़िया किया। तो इस दबाव में रह के कि पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचेंगे या दूसरा क्या सोचेगा, आप जब तक सोचते रहेंगे तो ये आपके दिमाग में केवल एक नेगेटिविटी लाएगी और आपका दिमाग डाइवर्ट करेगा। तो बेहतर है कि अपने को कंसंट्रेट करिए। नेगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा उनसे बचिए। उससे आप ये समझ लीजिए कि उनसे कोई मतलब नहीं है। आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ा कौन रहा है? आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स आपके कुछ कहते हैं तो उनको सुनिए। आपके अनुसार अगर वो लग रहा है कि आप जो आप करियर चूज करना चाहते हैं, पेरेंट्स भी वही चाहते हैं, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। और आपको लग रहा है कि अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स दूसरे क्षेत्र में आपको भेजना चाहते हैं, तो उनके साथ बात करें। हो सकता है कि कुछ आपके पेरेंट्स के अच्छे फ्रेंड्स होते होंगे, तो उनके माध्यम से भी कभी बैठे रहें, तो उनके माध्यम से भी आप अपनी बातें अपने पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो वो आपके लिए मददगार भी हो सकता है। और इसी के लिए तो ये परीक्षा पर्व चल रहा है, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी जो परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम चालू किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को निगेटिव चीज़ों से कैसे बचाया जा सके, और पेरेंट्स को कैसे यह बात समझाई जा सके कि हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है, और हर बच्चा अपने में एक यूनिक कैपेसिटी रखता है। तो दूसरे की निगेटिविटी से बचिए। दूसरा क्या सोचता है आपके बारे में, आप खुद अपना बेहतर करिए। अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, अपने अच्छे जो शिक्षक होते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, अच्छे फ्रेंड्स से गाइडेंस लीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। सर, नया सवाल आया है। देवेंद्र नौटियाल अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, परीक्षा के दौरान किन गतिविधियों या व्यवहार से हमें बचना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं। देवेंद्र जी, परीक्षा के दौरान जो चीज़ें करनी है वो मैंने पहले ही बातें बताई, यही सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। कि आप परीक्षा के दौरान, खास करके जो आपकी परीक्षा चल रही है, तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि या किसी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप किसी नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अपना ये खुद तय करना पड़ेगा कि आप के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप क्या क्या सारी चीज़ें करने के साथ साथ अपनी तैयारी को अच्छे से रख सकते हैं। अगर आप 6 घंटे 8 घंटे की तैयारी के साथ थोड़ा देर कोई इंडोर गेम्स खेल ले रहे हैं, या कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाई कोई भी नहीं कर सकता है। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, अलग अलग की अपनी एक कैपेसिटी रहती है। तो एक अपना कुछ समय के लिए आप अपना पढ़िए, अपना का जो एग्ज़ाम है उसके अनुसार आप जो सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। बीच बीच में आप अपना कोई गेम्स खेल सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर ये लग रहा है कि वो चीज़ें एक्स्ट्रा करने से आपके एग्ज़ाम में या गुड मार्क्स लाने में या आपको सक्सेस दिलाने में हो सकता है वो बाधक हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आपको खुद ये पता होगा कि हम जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय अपने जो भी आपने गोल सेट किया है उसकी तरफ अगर देंगे तो आपको सफलता दिलाएगी। चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में ही देख लीजिए, मोस्टली जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि जो कि उनकी आगे स्पोर्ट्स के जो करियर होता है उसको जो है
नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे ही आपका अगर जो भी आपने करियर चूज़ किया आप किया है, उसके अनुसार आप अपना तय करिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। हो सकता है कि आपके ग्रुप जो फ्रेंड सर्किल है उसमें कुछ बच्चे बोलें कि हमें आज मूवी देखने चलनी है, या कुछ बच्चों को होता है कि हर फ्राइडे को जो रिलीज़ होने वाली, जो हर वीक में नई रिलीज़ होने वाली मूवीज़ होती हैं वो ज़रूर देखने जाते हैं। तो वो उनकी कैपेसिटी हो सकती है। आप उनके कहने पे न जाइए, आप खुद अपना तय करिए कि इतना समय आपके पास हो सकता है क्या, या आप मूवी हर सप्ताह नई मूवी देखकर, या पर डे जो है जाके आप कोई गेम्स जो है 2-3 घंटे खेल कर, या फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घूम कर तैयारी कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं, करिए। लेकिन आपने जो गोल सेट किया उसके लिए ज़्यादा समय दीजिए, उसका जो है क्वेश्चंस को समझिए, उसका सिलेबस क्या है, उसका प्रैक्टिस करिए। और ये तो हमेशा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बात मैं समझता हूँ कि देवेंद्र जी को उनका उत्तर मिल गया होगा। उत्तर तो मिल गया है। सर, देखा गया है कि काफ़ी तैयारी के बावजूद भी परीक्षा के दौरान होने वाली एक घबराहट से तुम बच नहीं सकते हो, तो किस तरह से उसका सामना करें ऐसी जब घबराहट आए? देखिए, घबराहट तो कोई भी कार्य जब हम नया करने जाते हैं तो वो एक नेचुरली वो आता ही, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई भी चीज़ करने से जाने से पहले हमने जो एक पहले एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बना रखी होती है, या हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है, कई बार उसके प्रेशर से भी हम जो है अपने आप को दबाव महसूस करते हैं। लेकिन जब भी आपको दबाव महसूस हो रहा है तो आप बेहतर करने के लिए हमेशा, मैंने बताया कि कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग होते हैं, आप उनसे बात करिए। और अगर आपका जो सिलेबस है, लग रहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं, या आप कम कॉन्फिडेंस में हैं कि उसको आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें अपने शिक्षक की मदद लीजिए, और उस सब्जेक्ट को, या उस अपने जो सेक्शंस आपका वीक है उसको आप अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। और बहुत घबराने से और दबाव लेने से वो अपना एक नुकसान ही होता है। और जो भी चीज़ें होती हैं, ख़ास करके आपके पास आपको ज़्यादा अंक दिलाने के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप रेगुलर अपना जो है कि पर डे का एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपका टाइम शेड्यूल क्या है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, स्कूल चल रहा है तो स्कूल के पहले कितना पढ़ना है, स्कूल के टाइम आप तो स्कूल में जो भी आपको रेगुलर पढ़ाई होती है आप अपने स्कूल में जाते हैं, उसके बाद शाम को आप आते हैं तो थोड़ा देर अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं या आउटडोर इंडोर गेम जो भी आप करना चाहते हैं या कोई आपकी हॉबी है तो उसको करिए। उसके बाद फिर अपना, मेरा इसमें यही कहना है कि अपना एक टाइम शेड्यूल आपका जो रहता है तो आपको एक रेगुलरिटी प्रदान करता है। बिना टाइम शेड्यूल के आप फिर वो कभी आपने 6 घंटा पढ़ाई कर ली, कभी 2 घंटा पढ़ा, कभी किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन आप अगर एक शेड्यूल के अनुसार, एक स्ट्रेटजी के अनुसार चलते हैं, एक प्लानिंग के अनुसार चलते हैं तो हमेशा सफलता मिलती है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, प्लानिंग की, तो ये हमेशा कहा जाता है कि आप कोई चीज़ ज़्यादा टाइम में उसको देकर और उसकी चीज़ों को बिना समझे अगर कहीं भी बिना तैयारी के उतर जाते हैं तो आपको लॉस ही होता है। लेकिन आप बेहतर प्रिपरेशन करने के साथ अगर कहीं भी जाते हैं तो आपको सफलता बहुत कम समय में मिल जाती है। जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन की बात, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की ली जाए तो कुछ बच्चे पहले से ही आ जाते हैं, पहला एग्ज़ाम पहले दे लेते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। इसलिए जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पाते हैं, उन्होंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू वगैरह आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो उन्होंने सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए पहले आपको उसका सिलेबस, उसके क्वेश्चन पेपर, उसकी पूरी जो है आपको जो है सारी जो है उसकी डिमांड है, उसका जो पर्पस है उसको समझना पड़ेगा। फिर आपको उस तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना चाहिए तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आप और इस क्रम में जब आपने अच्छी पढ़ाई की है और अच्छे से आप जो वेल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर सी बात है आपको दबाव भी कम रहता है और आपको सफलता जल्दी मिलती है। सर, आपके लिए एक सवाल आया है। विनय सराफ रोहिणी दिल्ली से पूछ रहे हैं,
एक सामान्य पृष्ठभूमि के बावजूद भी आप एक आईपीएस बने, आपका मार्गदर्शन किसने किया? और एक पिता के नाते मैं अपनी बच्ची को आईपीएस बनाने के लिए क्या करूं? अभिभावक का सवाल है। देखिए, पृष्ठभूमि तो अलग अलग सबकी रहती ही रहती है। कोई हो सकता है कि ग्रामीण अंचल का हो, कोई शहरी क्षेत्र का होता है, और कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स हो सकता है शहरी क्षेत्र में जॉब कर रहे हों। तो अलग अलग सबका रहता है। लेकिन कोई भी जो एग्ज़ाम रहता है वो यह नहीं देखता है कि कौन किस पृष्ठभूमि का है। उसका अपना एक सिलेबस पहले से डिफाइंड रहता है। उस सिलेबस को जिस पृष्ठभूमि का भी बच्चा हो उसको अगर अच्छे से समझ लिया और उसकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर उस पर उसने लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तैयारी की, तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, पृष्ठभूमि कई बार मायने ये रखती है कि थोड़ा इकोनॉमिकली जो अगर वीक बैकग्राउंड है तो हो सकता है कि जो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, कुछ अच्छे नोट्स होते हैं, वो कुछ बच्चे उस सहजता के साथ नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए समस्या रहती है। लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही सबको बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छे शिक्षक रहते हैं, कुछ अच्छे दोस्त रहते हैं, और आपको खुद पता चल जाता है अगर उनसे 2-4 बार आप मिल लिए कि वो कैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो हर किसी की मदद करके उनको आगे बढ़ाने में बड़ा, मतलब उनको खुद खुशी मिलती है। अगर ऐसा कोई आपके संपर्क में है, कुछ मेरे शिक्षक रहे, कुछ मेरे फ्रेंड्स रहे, और कुछ जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कई कोचिंग संस्थान भी चलते हैं, तो उसमें कुछ शिक्षक ऐसे भी रहे जहाँ मैंने कोचिंग नहीं की, और मैंने कोचिंग अगर देखा जाए तो नहीं ही की थी, और कुछ सब्जेक्ट मैंने कुछ शिक्षकों का केवल बेहतर गाइडेंस लिया था। तो ऐसे शिक्षकों को मैं अपने सर्विस में आने के बाद प्रतिदिन थैंक्स करता हूँ, उन्होंने जो मुझे एक सही दिशा दी। और इसके साथ साथ मेरे जो कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छा पढ़ रहे थे, वो अपने आप पता चल जाता है कि वो कौन अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं और कौन थोड़ा सा टाइम पास करने वाले हैं, तो वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो आप अपनी बच्ची को आईपीएस, आईएएस या जो भी क्षेत्र में आप भेजना चाहते हैं, या किसी प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वहाँ भेजना चाहते हैं तो आप उनको जो भी उनका बोर्ड का एग्ज़ाम वगैरह है, पहले उनको अच्छे से कंप्लीट करने दें। अभी से उन पर अननेसेसरी प्रेशर न बनाएं, जो कि इस परीक्षा पर्व का भी एक उद्देश्य है कि आप उन पे, खास करके जो पेरेंट्स हैं, अपनी जो आपकी जो इच्छाएं हैं उन पे अननेसेसरी मत थोपिए। और हाँ, आपका बच्चा अगर उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए आपको जो भी कर सकते हैं बेहतर वो करें। और बच्चे को मैंने पहले ही बोला कि हर किसी के लिए एनसीईआरटी की एक जो बेसिक बुक हैं वो बहुत मददगार होती हैं। ये आपका एक कहते हैं नींव आपके लिए होती हैं। इस पे आपको फिर कुछ अच्छी बुक्स होती हैं, कुछ अच्छे हो सकता है टीचर्स हों, वो आपको बहुत मददगार साबित होते हैं कि आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो आप अभी अपने बच्चे को ग्रेजुएशन 12th जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनको अच्छे से उनको करने दीजिए, को अच्छे मार्क्स लाएं, और इसके बाद जो भी उनको ग्रेजुएशन जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन के दौरान धीरे धीरे वो अपना जो जनरल नॉलेज की जीएस जो होता है, जनरल स्टडीज़ होता है, जो यूपीएससी में एक जो उसमें 4 पेपर होते हैं मेंस में, और प्रीलिम में जो है उसका 50% एक पार्ट रहता है, तो उसके अनुसार वो धीरे धीरे उनको सारी चीज़ों की तैयारी करने दीजिए। वो एक बार बेहतर ढंग से जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, एक बार सिलेबस देख लें, उसके अनुसार जब वो तैयारी करेंगे उनके लिए मददगार साबित होगा। और ऐसा नहीं है कि आईएएस, आईपीएस या किसी भी जॉब में जाना कोई बहुत टफ काम है या बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं है। हर एग्ज़ाम का मैंने पहले भी बोला कि अपना एक उसका क्राइटेरिया है, उसका अपना एक सिलेबस है, उसकी एक अपनी डिमांड है, उस पर आपको जो है धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छे से पहले अपने बेस को मजबूत करना है, बेस को मजबूत करिए, उसके बाद आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सर। सर, एक और सवाल आया है संभावना का, दिल्ली कैंट से। वो पूछ रही हैं, क्या आपको लगता है कि चिंता करना किसी भी तरह की समस्या का हल है? क्या यह प्रदर्शन को बढ़ाता है या इसे और ख़राब करता है?
शायद हमने इसे एड्रेस किया था कुछ देर पहले, आपने कहा था। देखिए, चिंता तो कभी भी आपके लिए जो है लाभदायक नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप चिंता करते हैं और चिंता करने से ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम के लिए या सफलता के लिए चिंतित हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव सिम्टम्स भी है, पॉजिटिव है कि आप चिंतित हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इस चिंता को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत कर दीजिए कि फिर आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप निराशा के दौर में कैसे चले जाएं कि फिर आपको ये लगने लगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, और उसका अपना एक जो एक दौर चलता है, फिर आप उसमें फिर निराशा के दौर में चले जाते हैं और फिर आपको हो सकता है सफलता मिलने में देरी हो या फिर बैड लक हो कि आप सफल भी ना होने पाएँ। तो इसलिए मैं पहले भी बोला हूँ कि चिंतित ज़रूर होइए, चिंता मत करिए। चिंतित होने के साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, आपका सिलेबस क्या है उसको अच्छे समझिए और सिलेबस के अनुसार अपनी अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ें और अपनी नोट्स बनाएं। जो छोटी छोटी नोट्स होती हैं वो हर एग्ज़ाम में, मैंने पहले भी बोला, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, वो छोटे नोट्स आपको जो है एग्ज़ाम से जस्ट पहले बहुत लाभदायक होते हैं। मेरे भी कुछ एग्ज़ाम में नंबर कम आए, तो फिर कुछ अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे, तो जो सक्सेस जिन्होंने पाई थी और अच्छे मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में उनके आए थे, तो मैंने उनसे पूछा, बातचीत की, तो उससे मुझे पता चला कि मैं पढ़ तो सब रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग स्ट्रेटजी जो बनाने की है, जैसे कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, कुछ अलग चीज़ें होती हैं कि जो हर पेपर में हर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा उसको जब वो करते हैं तो क्वालिटी एडिशन जो उसमें होता है, तो अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उससे आपको एक अलग लाइन में लाके खड़ा कर देता है और वही लाइन आपको यूपीएससी में सफलता दिलाने में सहायक होती है। सर, आजकल की इस कंपटीशन की दुनिया में हर जगह प्रतिस्पर्धा है, तो कंपटीशन होना, एक हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, मगर इससे होने वाले तनाव से कैसे निपटा जाए? हमें अक्सर अपना ग्रोथ नहीं देख के लगता है दूसरे ने ज़्यादा अच्छा कर लिया, जैसे 3 इडियट्स में कहा गया था कि ज़्यादा दुख होता है कि दोस्त फर्स्ट आया, हम फेल हुए उससे दुख से ज़्यादा। ये होता है? देखिए, होता है कि एग्ज़ाम्स का जो दबाव रहता है और ख़ास करके जो अब वही है कि फ्रेंड्स का, अब जैसे आपने 3 इडियट की बात की, तो नॉर्मली एक ह्यूमन माइंडसेट होता है कि वो चाहता है कि मैं बेहतर करूं, हर किसी में ये रहता है कि मैं बेहतर करूं, और उस बेहतर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी दूसरे का नुकसान करें। जैसे 3 इडियट्स में देखा जाए तो वहाँ पे किसी के रूम्स में कोई मैगज़ीन ऐसी डाल दी जाए कि वो डाइवर्ट होता है और कुछ बच्चे दूसरे की सफलता से परेशान हो जाते हैं। ये आम जीवन में मूवी जो है, ये आम जीवन का ही एक दर्पण है। तो आम जीवन में भी बहुत सारे बच्चों में ये होता है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको क्या करना है ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं तय कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के जो सिलेबस है या उसकी जो एक डिमांड है, जो पर्पज़ है, उसमें कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। तो आप अपनी बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए और पॉजिटिविटी हमेशा हेल्प करती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा, उसमें से कुछ इतने अच्छे लोग मिले कि जो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बड़े कूल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और उनका यही रहता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, नहीं होगा फिर देखेंगे, असफलता से क्यों घबराना। और जीवन का अंत केवल एक परीक्षा और एक नौकरी तक नहीं होता है, जीवन आगे भी बहुत लंबा होता है। हम लाइफ में भी देखें, बहुत सारे एक्टर्स को देख सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को देख सकते हैं, या सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं, या पॉलिटिशियन में भी देख सकते हैं तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से रहे हैं। हो सकता है वो बहुत बार चुनाव हारे हों, लेकिन फिर उसके बाद वो काफ़ी अच्छी सक्सेस पाए हैं। और यदि वर्ल्ड में हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को देखें तो मोस्ट ऑफ जो फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से रहे हैं और जीवन में उन्होंने बहुत सफलताएं पाई हैं। और जो असफलता पाता है तो उसको ये पता रहता है कि हमने असफलता
जो पाई है उसमें हमारी क्या कमियां रही हैं, और उस कमियों को यदि हम ओवरकम कर जाते हैं तो फिर हमें सक्सेस मिलती है। और जिन्होंने अपना एवरेज और बेहतर ढंग से सारी चीज़ों पे, सारी कमियों पर अपने पहले ही दूर कर ली, वो सक्सेस जल्दी पा जाते हैं। तो इसलिए जब भी कभी एग्ज़ाम का दबाव हो या नेगेटिविटी हो या सफलता का डर हो, उन सब चीज़ों को दरकिनार करिए। और अगर हम बेहतर करते हैं तो ये तय है कि हम जितना अच्छा तैयारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिज़ल्ट आता है। अगर हमने तैयारी ही फेल होने के लिए की है तो फेल ही होंगे। तो बढ़िया तैयारी स्ट्रेटजी के साथ अपना एक शेड्यूल बनाइए, अच्छा करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। सर, आई थिंक हमारा सेशन ख़त्म होने पर आया है। एक आखिरी सवाल एक पेरेंट का आया है। सर, आपकी तरफ से बच्चों के लिए टिप्स जो कि उसे अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, कुछ टिप्स, जनरली लाइफ टिप्स। श्रवण महेश पूछ रहे हैं, एक पेरेंट है। श्रवण महेश जी, देखिए, टिप्स का हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जो टिप्स देता है, कि जो जिस प्रकार से सक्सेस पाता है तो उसके अनुसार वो अपना टिप्स देता है। तो हर किसी का अपना एक लाइफ का अपना बैकग्राउंड है, अपनी क्षमता है। और इसमें से कुछ चीज़ें जैसे रहती हैं कि जो हर कोई बताता है कि पहले आपने अपना गोल तय करिए, और गोल सेट करने के बाद उसको देखिए कि उसकी गोल की डिमांड क्या है, उसके रास्ते कौन से हैं, उस रास्ते में हम जल्दी कैसे जा सकते हैं, कितनी स्पीड से जा सकते हैं, उसके लिए हमारी क्षमता कितनी है। हमारा कई बार इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है, कई बार बच्चे की जो दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है वो उसे जल्दी सक्सेस दिलाती है। तो उसमें यही है कि अपना टाइमली जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करें। बेवजह का अगर कोई सर्किल है बच्चों का, तो वो सर्किल भी कई बार उनको हो सकता है कि कुछ एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में कई बच्चे रहते हैं कि जो हो सकता है कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। सबके अपने अपने एक रास्ते होते हैं। तो उसी बीच में से आपका बच्चा क्या करना चाहता है, और आप भी उससे संवाद करिए, उससे बात करिए, और उसके अनुसार अगर आपको लग रहा है कि कहीं वो नेगेटिव रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है, कोई नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ रही है, तो आप अच्छे टीचर्स के माध्यम से या अपने या किसी आपके आसपास कोई अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति है या कोई भी चीज़ें हैं तो उनसे आप मार्गदर्शन दिला सकते हैं। कई बार चीज़ें हो सकता है पेरेंट्स समझाते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। तो इस तरीके से एक सामान्य टिप्स जो होती है सबके लिए, वह जो पॉजिटिव जो सफलता दिलाती है उसको फॉलो करिए, और बेहतर ढंग से की गई तैयारी हमेशा हर जगह आपको सफलता अवश्य दिलाती है। थैंक यू सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ये सेशन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि आपका नाम मेरे पिताजी के नाम से मिलता जुलता है, प्रमोद कुमार जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँ। यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद लोग करते हैं और 12th बोर्ड से भी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने जो मार्गदर्शन दिया वो इनके लिए बहुत काम आएगी। मैं एनसीपीसीआर, न्यू इंडिया जंक्शन और दूरदर्शन की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप आपको ये जो सेशन था हमारा ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहा हो। आप 31 मई तक और भी कुछ स्पीकर्स आने वाले हैं, ट्यून इन कीजिएगा, अपने लाइव क्वेश्चंस हमें भेजिएगा, हम उसका झटपट जवाब देते रहेंगे। दिस इज़ दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।